Hello students, today in this video we are going to learn future indefinite tense. इसके यूसेज और ट्रांसलेशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सारे वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझना। आप जानते हैं यदि हम काइंड्स ऑफ टेंस की बात करें तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। कार्य संपन्न होने की स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ एन एक्शन, स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर हर टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से तीनों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की स्टेट ऑफ एन एक्शन होती हैं, कार्य संपन्न होने की स्थितियां होती हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। इस प्रकार से 12 टेंस हो जाते हैं। सिंपल इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल टेंस बोलें या इंडेफिनिट टेंस बोलें, ये कार्य संपन्न होने की पहली स्थिति होती है। दूसरी स्थिति होती है कंटिन्यूअस टेंस, इम्परफेक्ट टेंस या इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तीसरी कंडीशन होती है परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल। चौथी होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको पूर्ण निरंतर काल कह सकते हैं, पूर्ण या पूर्ण तात्कालिक काल कह सकते हैं। इस प्रकार से तीनों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कार्य संपन्न होने की स्थिति के आधार पर इनको 12 प्रकार में बताया गया है। इसमें हम 8 प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सभी टेंस की हम पहले वीडियो बना चुके हैं। फ्यूचर टेंस इस स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर ये 4 प्रकार के हो जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या इसको सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, हिंदी में सामान्य भविष्यकाल। दूसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या इसके दूसरे नाम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी होते हैं। अलग अलग ग्रामर की बुकों में आपको ये इन नामों से मिल जाएंगे। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें से हम इस वीडियो में आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस की हम चर्चा करेंगे। उसके सारे यूसेज कहाँ कहाँ होते हैं, उसके कई प्रकार की ट्रांसलेशन सेंटेंसेज आप सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस जिसको बोलेंगे सामान्य भविष्यकाल। ये क्या बताता है? ये टेंस वे वाक्य जिनमें भविष्य में काम का होना आगे चलकर होना प्रकट हो, यानी कोई भी काम है जो भविष्य में होना है, आगे चल करके होना है, ऐसा यदि किसी हिंदी वाक्य से पता लगता है, परंतु उसमें जो क्रिया है उस क्रिया के होने का समय अनिश्चित हो, क्रिया के होने का समय अनिश्चित हो, तो वो फिर हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और ये इस तरह की स्थिति वाले वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। यदि हम हिंदी वाक्य की पहचान के आधार पर इनको जाने कि कौन से टेंस फ्यूचर टेंस के होंगे, तो इनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इन वाक्यों के हिंदी जो वाक्य होंगे उनके अंत में ऊंगा, उएगी, ओगे, एंगे या गा, गी, गे इस तरह के शब्द आपको मिल जाएंगे। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं जिनमें कि ये पहचान आती है। जैसे आप देखें, मैं आपकी सलाह पर चलूंगा, ऊंगा, चलूंगा, ठीक है। तो आई शैल फॉलो योर एडवाइस, इस प्रकार से वह दिल्ली जाएगा। ही विल गो टू दिल्ली। रमा गाना गाएगी। रमा विल सिंग ए सॉन्ग। वे क्रिकेट खेलेंगे। दे विल प्ले क्रिकेट। यहाँ आप देख सकते हैं हम विल और शैल का उपयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में, और विल और शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आप देख रहे हैं गो, सिंग, प्ले, ये सभी फर्स्ट फॉर्म हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं विल और शैल के साथ में। हम घर की सफाई करेंगे। वी शैल क्लीन द हाउस। मैं पढ़ाई करूँगा। आई शैल स्टडी। इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। वह कार्य कर सकती है। अब कुछ इस तरह के मॉडल वर्ब वाले भी आप देख सकते हैं जिसमें कैन, मे, मस्ट ये आती हैं, और इन वाक्यों से ये पता लगता है कि ये कोई काम फ्यूचर में कर सकते हैं। तो फ्यूचर में करने वाली बात यहाँ भी लागू हो जाती है जब वाक्य में कैन, मे और मस्ट दिया हो या लेट वाले वाक्य हो। जैसे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, वह कार्य कर सकती है। शी कैन डू दिस वर्क। शायद आज वर्षा होगी।
इट मे रेन टुडे, वर्षा अवश्य होगी। इट मस्ट रेन, उसे जाने दो। लेट हर गो, आओ हम बाजार चलें। लेट अस गो टू मार्केट। ये सभी सेंटेंस भी फ्यूचर को बताते हैं कि भविष्य में कोई काम होने वाला है। यहाँ आप देखें, लेट के बाद हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेट के बाद हर आया है, अस आया है, कभी भी सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हम नोट करके आपको बता रहे हैं, मे, कैन, मस्ट, लेट वाले वाक्य में कार्य भविष्य में होगा। यानी इस तरह से इनका प्रयोग करके भी हम फ्यूचर वाले वाक्य को देख सकते हैं, भविष्य में होगा। परंतु लेट वाले वाक्य की खासियत देखें, लेट वाक्य के प्रारंभ में आता है और इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जैसे लेट हिम डू इट, लेट देम, लेट अस, यानी हिम, देम, अस, ये ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। ये कभी भी आप लेट के बाद आई, लेट ही, लेट शी नहीं लिखा जाता है और नहीं कभी आप इस तरह का प्रयोग करें। लेट शुरू में आएगा, लेट के बाद आप हमेशा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। दूसरी नोट करने वाली बात आप देखें जो स्पेशली इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, शैल और विल का प्रयोग। यहाँ पर हम एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का प्रयोग करते हैं। अब इनके प्रयोग में आप ये देखिए, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल वाला रूल लागू नहीं होता है। यहाँ ध्यान रखें आप, फर्स्ट पर्सन जो होते हैं हमारे आई और वी, आई यानी मैं, वी माने हम, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, इनके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। और अन्य सभी जो भी होंगे, चाहे वो सेकंड या थर्ड पर्सन के हों, ही, शी, इट, यू हुआ, दे हुआ, सभी बाकी जितने भी हैं आई और वी को छोड़ के, उनके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं, ये आप ध्यान रखें। परंतु मॉडल यूज जब हम करते हैं विल शैल का, इसमें ये चेंज उल्टा भी हो जाता है। जब कोई बात होती है जिसमें कि कोई प्रॉमिस किया जाए, थ्रेट, धमकी दी जाए, या जिसमें फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का भाव होता है, या किसी सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना हो, उसको जोरदार तरीके से बात को करना हो, तो ये प्रयोग उल्टा हो जाता है। यानी आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं और अन्य सभी के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कई बुक्स में, कई ग्रामर बुक्स में, कई प्रकार कंपटीशन एग्जाम में, या फिर आप कोई अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में देख सकते हैं कि विल और शैल का प्रयोग सबके साथ में कभी भी किसी के साथ हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी ये धारणा न बनाएं कि हम गलत कर रहे हैं, यानी आई और वी के साथ शैल ही लगेगा, अन्य के साथ विल लगेगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका क्रॉस हो जाता है जब हम प्रॉमिस, थ्रेट, फर्म डिटर्मिनेशन वाली बात करते हैं, तो विल को हम आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं, शैल अन्य सभी के साथ आ जाता है। फिर भी कभी आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन में हमको नहीं रहना है, तो आप इनके एब्रीवेटेड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलेंगे। आपको दिख रहा है आई शैल का शॉर्ट फॉर्म जो है एब्रीवेटेड फॉर्म ये होगा, आई के बाद डबल एल हम लगा देंगे, और ही विल है तो विल के लिए भी डबल एल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इनकी शॉर्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल कन्फ्यूजन होने पर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप आई शैल या विल का यूज ना करें तो इनकी एब्रीवेटेड फॉर्म का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि आई और वी के साथ शैल, अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग हम करके वाक्य रखेंगे। अब हम इसके यूसेज की बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो रूल फर्स्ट ये मान के चले आप, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस, कार्यों के लिए होता है जो सामान्य तौर पर भविष्य में होगा, क्योंकि इसके नाम से ही पता लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो भविष्य की घटना, भविष्य की बात जब करेगा तो वो फ्यूचर सिंपल होगा। दिस टेंस इज यूज्ड, सबसे पहले आप इस टेंस का उपयोग करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, टू से व्हाट वी बिलीव और थिंक विल हैपन इन फ्यूचर। जो भी हम चीज़ में विश्वास करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो भविष्य में घटित होगी, उसके लिए इस टेंस का उपयोग करते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए, थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल एंड आर फैक्चुअल, जिन पर कि हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता, जो तथ्यात्मक होती हैं, ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे सूर्य 6 बजे उगेगा, उदित होगा, ठीक है ना, और शाम को 6 बजे अस्त होगा, ऐसा मान के चलें। तो सूर्य का उदित होना, अस्त होना, ये तो स्थायी चीज़ें हैं, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ऐसा होगा, ठीक है ना। तो फिर वहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। या फिर हम टू इंडिकेट एन इंस्टेंट डिसीजन, तुरंत एक निर्णय करें कि जो अभी हम करने वाले हैं,
जैसे हम कार खरीदने वाले हैं तो ऐसा कुछ डिसीजन आप करते हैं तो उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप इन सेंटेंस में देखें, आई बिलीव शी विल ज्वाइन द ऑफिस टुमारो। मैं विश्वास करता हूँ शी विल ज्वाइन, कि वह कल ऑफिस ज्वाइन करेगी। दे विल गो टू स्कूल, वे स्कूल जाएंगे। वी शैल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। द सन विल राइज एट 6 AM, सूर्य 6 बजे उदित होगा। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, निकट भविष्य में ये चीज होने वाली हैं। इट इज अवर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, हमारी पहली शादी की वर्षगांठ है। आई शैल गिव यू अ प्रीशियस गिफ्ट, मैं तुम्हें एक कीमती उपहार दूंगा। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, तुम कल कॉलेज जाओगी। शी विल अराइव एट 7 o'clock, वह 7 बजे आएगा। तो ये सभी सेंटेंस फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस को व्यक्त करते हैं, भविष्य की घटनाओं को बता रहे हैं। दूसरे रूल की बात करें यदि इसके यूसेज में, तो कंडीशनल सेंटेंसेज में आप जब भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंडीशनल सेंटेंस के, बहुत से सेंटेंस आते हैं आपको देखने को मिलेंगे। 2 क्लॉजेज उसमें जुड़े रहते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो वहाँ किस प्रकार से सिंपल फ्यूचर टेंस का उपयोग होता है वो आप देखें। कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि जिनमें हम देख सकते हैं क्लॉज ऑफ कंडीशन या क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम वाले क्लॉज रहेंगे या कोई कंडीशन वाला क्लॉज रहेगा, तो उनके प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, 2 तरह के क्लॉज आपस में जुड़े रहेंगे। तो वहां जो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा वो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस पे मिलेगा, और दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा वो आप प्रेजेंट टेंस की वर्ब उसमें इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के वर्ब के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको सेंटेंस आ सकते हैं ग्रामर में, एग्जाम में, तो आप अच्छे से इनको देखें। जैसे ये सेंटेंस देखें आप, मैं कार खरीदूंगा जब मूल्य घटेगा। यहां देख सकते हैं आप गागीगे का इस्तेमाल हुआ है। मैं कार खरीदूंगा, फ्यूचर की बात है, जब मूल्य घटेगा। तो कंडीशन ये है कि जब कीमत कम होगी, मूल्य घटेगा, मैं तब मैं कार खरीदूंगा। तो ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इनमें कंडीशन है। तो आई शैल बाई ए कार, मैं कार खरीदूंगा। व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, जब मूल्य घटेगा। तो यहां आप देख सकते हैं आई शैल बाई ए कार, ये प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस में इसमें विल शैल का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म किया गया है। दूसरा जो है व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि व्हेन कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। इसको हम देखें आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है इसमें, व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आई है, एस लग जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। तो ये आपको देखना है कंडीशनल सेंटेंसेस में, खास तौर से जो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा वो सिंपल फ्यूचर का रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलेगा। यदि तुम पूरी ताकत से काम करोगे तो उन्नति करोगे, ठीक है। तो यहां आप सबऑर्डिनेट क्लॉज देखिए, ये है इफ यू वर्क विथ माइट एंड मेन, यदि तुम पूरी ताकत से काम करोगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज है यू विल मेक प्रोग्रेस, तुम उन्नति करोगे। तो आप यहां देख सकते हैं किस प्रकार से फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया गया है। यदि तुम यहां आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, देख ले आप दोनों में गागी का इस्तेमाल हुआ है। तो इफ यू कम हेयर आई शैल हेल्प यू, तो यहां देख सकते हैं आप इफ लगा हुआ है, तो इफ यू कम हेयर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आई शैल हेल्प यू ये प्रिंसिपल क्लॉज है। वह आएगा यदि तुम उसे लिखोगे, ही विल कम इफ यू राइट टू हिम। तो ही विल कम प्रिंसिपल क्लॉज है, विल शैल का इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट फॉर्म आई है। इफ वाले वाक्य में यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग हुआ है। जब वर्षा होगी तो पौधे उगेंगे। व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो। तो व्हेन इट रेन्स जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ रहता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है, और दूसरा वाला प्रिंसिपल क्लॉज है, विल शैल का उपयोग हुआ है। इस तरह के कई सेंटेंस हो सकते हैं। आई शैल गो टू मार्केट इफ इट रेन्स, आई शैल गो टू दिल्ली इन केस शी आस्क्स मी, वी शैल मूव एज सून एज द टैक्सी अराइव्स, आई शैल स्टार्ट माई वर्क एज ही कम्स। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, 2 क्लॉजेस से जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज।
अब आप अच्छे से समझ गए होंगे इस रूल को। अब कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें कि विल शेल का इस्तेमाल तो नहीं होता है, परंतु ये स्ट्रक्चर शो करते हैं फ्यूचर एक्शन को, भविष्य में होने वाले कामों को व्यक्त करते हैं। तो इनका भी आपको इसमें देखना जरूरी है। हालांकि हमने इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो आपको अलग से बना दिए हैं। आप हमारे MP इंग्लिश क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव फिर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यानी होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो कर्ता के बाद में हैज टू हैव टू लगता है, इस तरीके से बोल सकते हैं हम, हैज टू हैव टू या फिर हैज हैव के बाद इन्फिनिटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये वाक्य फ्यूचर को व्यक्त करते हैं। जैसे देखें आप, आई हैव टू पे द फी, ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है, यानी मुझे फीस जमा कर रहा है, या इसको कहेंगे मुझे फीस जमा करनी पड़ेगी या मुझे फीस जमा करना है। ठीक है ना, तो करनी पड़ेगी तो नहीं बोलेंगे, विल हैव टू शैल हैव टू होगा, पर यहाँ पर मुझे फीस जमा करना है। अब फीस जमा करने का काम फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सी हैज़ टू कम इन टाइम, उसे समय पर आना है। ही हैज़ टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, उसे हर कीमत पर इस कार्य को करना है। तो आप देख सकते हैं हैज़ टू हैव टू और फिर ये फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो ये इन्फिनिटिव का उपयोग हम करेंगे, तो ये भी फ्यूचर टाइम बताता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इज टू, आर टू, एम टू वाले सेंटेंसेस भी आपने पढ़े होंगे, हमने वीडियो बनाया है। यानी सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम और फिर इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये भी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। ही इज टू कम टू भोपाल, वह भोपाल आने वाला है, यानी कोई काम निकट फ्यूचर होने वाला है। यू आर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में शामिल होने वाले हो। आई एम टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। ही इज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना कार्य पूर्ण करना है। तो ये सभी जो है फ्यूचर टाइम को बताने वाले वाक्य हैं जो काम फ्यूचर में होने वाला है। इसी तरीके का ये स्ट्रक्चर देखें आप, अबाउट टू का उपयोग कहते हैं इसको कभी कभी। इज, आर, एम के बाद अबाउट और फिर इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये देखें, द रोगी मरने को है, यानी कोई काम फ्यूचर में होने वाला है, तो ये भी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, आप अबाउट टू का इस्तेमाल आपने कई बार देखा होगा। वह गीत गाने को है या वह गीत गाने वाली है। शी इज अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग, ट्रेन जाने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, दुकान बंद होने वाली है, द शॉप इज अबाउट टू क्लोज। सॉरी, मुख्य अतिथि आने वाले हैं, द चीफ गेस्ट इज अबाउट टू अराइव। ये देखें, गोइंग टू का प्रयोग भी आपने देखा होगा, इज टू, गोइंग टू, आर गोइंग टू, ये भी आपको निकट फ्यूचर भविष्य में होने वाले काम को बताता है जो कि जल्दी ही होने वाला है, तो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि विल शैल का वाक्य आता है और विल शैल के वाक्य में हमको गोइंग टू का उपयोग करने के लिए कई क्लासेस के एग्जाम में पेपर में आता है, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज गोइंग टू लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर गोइंग टू लगेगा, और आई के साथ हम एम गोइंग टू का इस्तेमाल विल और शैल की जगह पर कर सकते हैं। तो गोइंग टू का प्रयोग कहाँ होता है? गोइंग टू का प्रयोग सामान्यतया ऐसी स्थिति में किया जाता है, यहाँ देख सकते हैं आप, जब इंटेंशन, इरादा, भविष्य में होने वाले किसी कार्य को शीघ्र संपन्न होने के संदर्भ में जाहिर करना होता है। यानी भविष्य में कोई काम होने वाला है और वो शीघ्र ही संपन्न होने वाला है, इस तरह का जब हम कोई बात जाहिर करते हैं तब हम गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं विल शैल की जगह पर, तो ये भी फ्यूचर को एक्सप्रेस करती हैं। जैसे ये सेंटेंस देखें, आई शैल बाई ए कार टुमारो। ठीक है, अब यहाँ हम शैल को हटा देंगे, तो शैल की जगह हमने आई के अकॉर्डिंग एम लगा करके, तो आई एम गोइंग टू बाई ए कार टुमारो, यानी अर्थ हुआ इसका मैं कल कार खरीदने जा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है? फ्यूचर एक्शन को बता रहा है, यानी कोई काम फ्यूचर निकट भविष्य में होने वाला है। मैं कल कार खरीदने जा रहा हूँ, टुमारो, ठीक है ना, आने वाली कल में। तो इस प्रकार से विल शैल की जगह हम इज गोइंग टू, आर गोइंग टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आप सीख लें। ही विल राइट ए लेटर, तो ही के अकॉर्डिंग इज गोइंग टू लग गया, ही इज गोइंग टू राइट ए लेटर। शी विल इन्फॉर्म मी,
तो शी इज गोइंग टू इन्फॉर्म मी। इस प्रकार से आप इज गोइंग टू, आर गोइंग टू और एम गोइंग टू का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। रूल 4 देखें आप, कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दो ऐसे टेंस हैं, इनसे भी कभी ये पता लग जाता है कि कोई काम फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है ना, हम वो सारी कंडीशन यूसेज आपको बता रहे हैं कि फ्यूचर में होने वाले के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आप कभी दिमाग में ये न रखें कि ताकि कि विल और शैल ही फ्यूचर को बताता है, इसलिए हम और स्ट्रक्चर भी आपको बता रहे हैं जिनसे कि हम निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में प्रकट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों द्वारा भी हम फ्यूचर एक्शंस को बता सकते हैं। जैसे मिस्टर गुप्ता रिटायर्स ऑन 15 मार्च, मिस्टर गुप्ता 15 मार्च को रिटायर होंगे, इसका अर्थ ये है। ठीक है ना, 15 मार्च जो भी आएगी 15 मार्च उसको वो रिटायर होंगे। द प्रेसिडेंट विजिट्स MP टुमारो, तो राष्ट्रपति कल मध्य प्रदेश में आएंगे, विजिट करेंगे। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। ठीक है, हम आज शाम को मिलने जा रहे हैं। द वेडिंग इज ऑन सैटरडे नेक्स्ट, ठीक है, शादी समारोह अगले शनिवार को होना है। तो ये सेंटेंस भी फ्यूचर एक्शंस को बताते हैं। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन पर। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें कि टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन आते हैं, और ट्रांसलेशन इसलिए भी जरूरी होते हैं कि हम स्थितियों को समझ सकें, उनके मीनिंग्स को हम समझ सकें, सेंटेंसेस के अर्थ को हम समझ सकें, उनका इस्तेमाल हम अपने अंग्रेजी उपयोग में कर सकें, इसलिए इनका सीखना जरूरी रहता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, साधारण वाक्य की बात करें, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। सब्जेक्ट आएगा, फिर हम विल शैल लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और विल शैल आप समझ सकते हैं, सामान्य तौर से जब हम बात करते हैं सामान्य टेंस के रूप में, तो हमें आई और वी के साथ शैल का उपयोग करना है, और अन्य के साथ विल का उपयोग करके फिर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू, वह आज आएगा, ही विल कम टुडे, तुम अपना काम करोगे, यू विल डू योर वर्क, वे भोपाल जाएंगे, दे विल गो टू भोपाल। इनमें आप देख रहे हैं आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे, अन्य के साथ विल का उपयोग करके फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो हम विल और शैल के बाद में नॉट का उपयोग कर देंगे, बस इतना सा रहता है, विल नॉट और शैल नॉट कर देंगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई शैल नॉट हेल्प यू, वह आज नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टुडे, तुम अपना काम नहीं करोगे, यू विल नॉट डू योर वर्क, वे भोपाल नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू भोपाल। यानी जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो विल शैल के बाद हम नॉट लगा देंगे। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, जो कि अफर्मेटिव साधारण वाक्य होंगे, यानी इन प्रश्नवाचक और साधारण जिनमें नॉट नहीं होगा। तो फिर इस तरह के स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं। शैल विल आप लगाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी विल या शैल किसी एक को हम आगे ले लेंगे। और यदि उसमें WH वर्ड भी हैं तो पहले WH वर्ड लेंगे, फिर विल शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ठीक है ना, तो ये अफर्मेटिव वाले इंट्रोगेटिव हैं, अभी हम नॉट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्या सबसे आगे आ गया, तो क्या के लिए हम विल शैल का इस्तेमाल करेंगे। आई है तो आई के साथ शैल, शैल आई हेल्प यू, क्या वह आज आएगा, विल ही कम टुडे, क्या तुम अपना काम करोगी, विल यू डू योर वर्क, क्या वे भोपाल जाएंगे, विल दे गो टू भोपाल, वह कहाँ जाएगी, यानी WH वर्ड आ गया कहाँ, तो वेयर विल दे गो। इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव भी आ जाता है, नॉट लग जाता है, तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, विल शैल सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH वर्ड है तो भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, यानी क्या भी दिया है और नहीं भी दिया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है परंतु नेगेटिव भी है। तो शैल आई नॉट हेल्प यू, क्या वह आज नहीं आएगा, विल ही नॉट कम टुडे, क्या तुम अपना काम नहीं करोगे, विल यू नॉट डू योर वर्क,
क्या वे भोपाल नहीं जाएंगे? विल दे नॉट गो टू भोपाल? वे कहाँ नहीं जाएंगे? वेयर विल दे नॉट गो? तो इस प्रकार से आपने सभी तरह के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा, किस स्ट्रक्चर से हम करेंगे इनको। अब हम एक्सरसाइज के तौर पर बहुत से एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, इनको आप पूरा देखें, पूरा सुने, क्योंकि कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो आपको नए वोकेबलरी, नया मीनिंग, नए प्रकार के सेंटेंस आपको सीखने को मिलते हैं। जल्दी से हम इनको पढ़ते हैं और करते हैं। आप राइट डाउन कर सकते हैं। राहुल यहाँ आएगा, राहुल विल कम हेयर। नियम आपको सारे पता है, रूल्स पता है। मैं घर जाऊँगा, आई शैल गो होम। मैं तुम्हारे साथ ग्वालियर चलूँगा, आई शैल गो टू ग्वालियर विथ यू। किसी के साथ जाने के लिए हम विथ का प्रयोग करेंगे, विथ यू। सोनू सुबह की गाड़ी से मुंबई जाएगा, सोनू विल गो टू ग्वालियर बाय द मॉर्निंग ट्रेन। मोना तान्या से कल मिलेगी, मोना विल मीट तान्या टुमारो। इस प्रकार से आपको वाक्य करना है। आज रात को पानी बरसेगा, या बारिश होगी या पानी बरसेगा, तो इट विल रेन टुनाइट। ठीक है। सब बच्चे तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, ऑल चिल्ड्रन विल ओबे यू। मोहन गरीब लड़कों के लिए किताबें खरीदेगा, मोहन विल बाय बुक्स फॉर पुअर स्टूडेंट्स। मैं आ जाऊंगा, आई शैल कम। हम अगले महीने दिल्ली में एक दुकान खोलेंगे, वी शैल ओपन ए शॉप इन दिल्ली नेक्स्ट मंथ। मैं राम की मदद नहीं करूंगा, नेगेटिव सेंटेंस होंगे, तो आई शैल नॉट हेल्प राम। मोहन कल यहाँ नहीं सोएगा, मोहन विल नॉट स्लीप हेयर टुमारो। मैं आज रात को घर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो होम टुनाइट। शर्मा जी हम लोगों की परीक्षा नहीं लेंगे, शर्मा जी विल नॉट टेस्ट अस। वह यहाँ नहीं आएगी, शी विल नॉट कम हेयर। योगेंद्र कल तुम्हें रुपए नहीं देगा, योगेंद्र विल नॉट गिव यू रुपीज टुमारो। वह यह पुस्तक नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड दिस बुक। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले विथ यू। तान्या नुमाइश देखने नहीं जाएगी, नुमाइश यानी एग्जीबिशन, प्रदर्शनी बोलते हैं। तान्या विल नॉट गो टू सी द एग्जीबिशन। वह मेरा घर कब खाली करेगा, वेकेट, खाली करना होता है वेकेट। व्हेन विल ही वेकेट माई हाउस। अभी कब है यानी WH वर्ड है, तो इसलिए हमने पहले व्हेन लगाया, फिर विल का उपयोग किया है। क्या सलीम अपनी बहन के साथ मॉल जाएगा, विल सलीम गो टू मॉल विद हिज सिस्टर। ग्वालियर कौन जाएगा, हु विल गो टू ग्वालियर। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो हु वाले में सब्जेक्ट होता नहीं है, हु विल गो टू ग्वालियर। तुम्हारी भाभी कौन सी गाड़ी से आएगी, बाई विच ट्रेन, कौन सी गाड़ी, बाई विच ट्रेन विल योर सिस्टर इन लॉ कम। वे रात में कहाँ ठहरेंगे, वेयर विल दे स्टे एट नाइट। क्या तुम चाय पियोगे, विल यू सिप टी। क्या वे तुम्हें कुछ पुस्तकें देंगे, विल दे गिव यू सम बुक्स। वे किस गाड़ी से यात्रा करेंगे, बाई विच ट्रेन विल दे ट्रैवल। क्या तुम मेरे ऊपर एक कृपा करोगी, विल यू डू ए फेवर टू मी। क्या तुम्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, विल यू नॉट गेट ए स्कॉलरशिप। क्या तन्मय यह काम नहीं करेगा, विल तन्मय नॉट डू दिस वर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों तरह के वाक्य हैं इसमें। क्या तुम मैच देखने नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू सी द मैच। क्या तुम मेरे साथ स्कूल नहीं चलोगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल विथ मी। बच्चे अपने बड़ों की आज्ञा क्यों नहीं मानेंगे, वाई विल चिल्ड्रन नॉट ओबे देयर एल्डर्स। बड़ों के लिए एल्डर्स। मोहन आम क्यों नहीं खाएगा, वाई विल मोहन नॉट ईट द मैंगो। वह अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ाएगी, वाई विल शी नॉट टीच हर ब्रदर। भोपाल कौन नहीं जाएगा, हु विल नॉट गो टू भोपाल। क्या तुम काम समाप्त नहीं करोगे, विल यू नॉट फिनिश योर वर्क। दुकानें आज क्यों नहीं खुलेंगी, वाई विल शॉप्स नॉट ओपन टुडे। आज मुख्यमंत्री जी शिक्षा भवन की नींव डालेंगे, द चीफ मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन। नींव डालेंगे यानी ले द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सेंटर टुडे। इस पुस्तक के प्रकाशन का खर्च मैं उठाऊंगा,
आई शैल बियर, बियर द एक्सपेंसेस, बियर माने वहन करना, ठीक है, तो खर्च, एक्सपेंसेस माने खर्चा। आई शैल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक, प्रकाशन यानी पब्लिकेशन। रात्रि का विश्राम आपकी तबीयत ठीक कर देगा। द स्लीप एट नाइट विल सेट यू राइट, कार्य के पूरा होने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट द वर्क, बच्चों की देखभाल कौन करेगा। हु विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, लुक आफ्टर माने देखभाल करना। मैं सत्य परित्याग किसी दशा में नहीं करूंगा, यानी मैं सच को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ूंगा। तो आई शैल नॉट लीव द ट्रुथ एट एनी रेट, वह अपमान के पहले मृत्यु स्वीकार करेगा। ही विल एक्सेप्ट डेथ बिफोर डिसऑनर, डिसऑनर यानी बेइज्जती या अपमान। कल क्या होगा, व्हाट विल टर्न अप टुमारो, मैं किसी कीमत पर इस किताब को नहीं दूंगा। आई शैल नॉट गिव दिस बुक एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर यानी एट एनी कॉस्ट, मैं इस घर में फिर कदम ना रखूंगा। आई शैल नेवर सेट माई फुट अगेन इन दिस हाउस, तुम किस मार्ग से जाओगे, किस रास्ते से जाओगे। विच रूट विल यू टेक, जब तक परिश्रम ना करोगे पास ना होगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो जाते हैं। Unless you work hard, you shall not pass the examination. यदि दृढ़ता से काम करोगे तो सफल होगे। If you work in earnest, you will succeed. थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। अभी तक आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। सब्सक्राइब करने के लिए आपके मोबाइल में देखिए एमपी इंग्लिश क्लासेस के आगे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप टच करेंगे तो इसके टच करते ही ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है और इसका बहुत महत्व है। बगल में बेल आइकॉन दिखेगा, बेल आइकॉन को आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी इस तरह की ग्रामर के वीडियो आपको देखना है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप एमपी इंग्लिश क्लासेस के चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, अपने टेक्स्ट बुक रिलेटेड बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट करके बताएं। थैंक यू।